आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा 10th सिलेबस, जिसका चैप्टर का टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका परिभाषा ये हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लाइट सोर्स से या प्रकाश की किरण आ रही है तो किसी सतह पे टकराएगी, तो वहां से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाएगी। इस परिघटना को अपन बोल देते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे इस फिगर में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ है जो बहुत ही चमकीले होना चाहिए, और उस साइड ये पॉलिश किया हुआ, जिधर बोलते हैं रजतीत किया हुआ है, मतलब पेंट कर दीजिए उस साइड। मतलब लाइट आप प्रकाश की किरण पास करवाइएगा तो उस साइड नहीं जाएगा। तो देखिए आपतित किरण लाइट पास करवा रहे हैं एक परावर्तक पृष्ठ पर, जिस पर परावर्तन का एक सतह से परावर्तित किरण परिवर्तित हो रही है। एक अभिलंब है जो कि इस सतह पर लंबवत डाला गया है, जो कि नॉर्मल से एन का पूरा नाम दे दिया जाए तो नॉर्मल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अभिलंब, जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सतह पे होना चाहिए। और जो अभिलंब और आई के बीच का कोण जो बना है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उनको बोल देते हैं परावर्तन कोण। ये देख लीजिए आप, परावर्तक पृष्ठ को पॉलिश किया हुआ सतह है, पॉलिश के जिस तरफ लाइट पड़ेगी एकदम चमकीला सतह होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि लाइट ऑब्जॉर्व ना करे, शोषित ना करे। जितना लाइट आप प्रकाश की किरण पास करवा रहे हैं उस सतह से रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन होना चाहिए उतना, उसी को बोल देते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसमें प्रकाश का परावर्तन का ये फिगर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक पॉइंट है आपतन बिंदु, जो आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का एक पॉइंट पे जाके मिला है। जिस बिंदु पे जाके मिली है, कौन से बिंदु और कौन से जगह पे, परावर्तक की सतह के जगह पे, उसको बोल देते हैं आपतन बिंदु। अगला पॉइंट है प्रकाश, पॉइंट नहीं है, उसी में एक लाइन देखना है, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। ये लाइन याद रखने योग्य है, आगे का समझने के लिए आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें काम आता है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होगा। क्यों? जैसे देखिए आप किसी वस्तु पे या परावर्तक सतह पे आप लाइट पास करवाइएगा या उन पे लाइट पड़ेगी तो अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। मान लीजिए लाइट पास के उस साइड चल गया तो परावर्तन तो हुआ नहीं, होगा उसका कुछ भाग होगा, तो उसको बोल देते हैं अपारदर्शी वस्तुएं जरूरी रहता है रखने के लिए। जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुएं होना चाहिए। पारदर्शी वस्तु मतलब जो लाइट आप पास करवा रहे हैं तो लाइट उस सतह से उस साइड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं, उनको बोल देते हैं पारदर्शी वस्तुएं। उसमें अपवर्तन की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब है प्रकाश की परावर्तन का नियम, जो 10th के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VVI इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, ये वाले क्वेश्चन आना ही है। प्रकाश के परावर्तन का नियम जैसे आए, ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, लेकिन आना ही है। जैसे कि आपको बता रहे दो नियम होता है परावर्तन का नियम। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, ये पहला नियम बोलता है। कोण I बराबर कोण R। अब लाइन को और अच्छे से आपको फिगर में समझाते हैं। पहला दूसरा नियम देख लीजिए, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये दोनों लाइन को अच्छे से समझना है तो आप फिगर में देख लीजिए, आपको अच्छे से समझाते हैं।
ये आपतन कोण रहा। आपतन कोण होता क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण कौन सा होता है? ये परावर्तित किरण हुई और ये अभिलंब हुई, इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगी उनको बोल देते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों का कोण बराबर होना चाहिए, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण आई बराबर कोण आर। मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए 20 डिग्री का आई कोण यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री है, तो नीचे में भी 20 डिग्री का परावर्तित किरण में बनेगा। और यदि 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री में ही रहेगी। जितना डिग्री का आपतन कोण बनेगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण बनेगा। ये पहला नियम बोलते हैं परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? आपतित किरण दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये क्या लाइन है, ये अच्छे से समझ लीजिए आप। जैसे कि ले लिया, आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, अभिलंब है। और ये अभिलंब भी एक तरह का लाइन को आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ये तीनों, ये आपतन बिंदु तीनों, तीनों कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर यह अभिलंब डाला गया है, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। एक तल का मतलब होगा, मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, इस बोर्ड पे ये लाइन ऐसे है और ये लाइन भी उसी पर है, तो ये भी लाइन ऐसे ही रहना है। ये इसमें से एक लाइन भी यदि ये अपने प्लेन को, इस सतह को छोड़ दिया, थोड़ा उठ के ऐसे आ गया, तो समझिएगा आप ये परावर्तन का दूसरा नियम वैलिड नहीं होगा। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। चलिए आगे नेक्स्ट। नोट, ध्यान देने वाली बात यह है, परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। मतलब परावर्तन का ये दो नियम था। पहला नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होना चाहिए। दूसरा था आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो ये वाला परावर्तन का नियम है गोलीय दर्पण, जो आपको बताएंगे आगे जाके गोलीय दर्पण होता क्या है, कि कहां से उस पे प्रकाश का परावर्तन का नियम कैसे काम करता है। बस अभी याद रख लीजिए, आगे जाके गोलीय दर्पण आएगा तो उसमें भी बता देंगे आपको परावर्तन का दोनों नियम कैसे काम करता है गोलीय दर्पण पे। तो याद रखना है बस कि गोलीय दर्पण पे ये परावर्तन का नियम काम करेगा। दोनों नियम, एक नियम नहीं दोनों नियम। अब जो लाइन था परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, हर एक लाइन को परिभाषित कैसे करते हैं ये अच्छे से आप अभी देख सकते हैं। देखिए, परावर्तित किरण दिया हुआ है पहला रिफ्लेक्टिंग रे। परावर्तन के पश्चात जो किरण चमकीले सतह से वापिस लौटती है उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर में बना के दिखा देते हैं थोड़ा। आप ले लीजिए यहाँ पे, प्लेन हुआ, ये इस साइड का रजतीत किया हुआ है, मतलब पॉलिश पेंट कर दिए इस तरह का है ना। सिंपल बात ये वो है कि आप प्लेन मिरर का मतलब ये होता है कि आप ऐना ले लीजिए। आप ऐना का एक सतह आप अपना चेहरा देखते हैं, दूसरे सतह पॉलिश किया हुआ पेंट किया हुआ रहता है, तो उनको बोले उस साइड परावर्तन में ये होता है कि आपतित किरण भेजते हैं तो उसे टकरा के आपको वापस उसी माध्यम में चल जाता है लाइट, मतलब उसका किरण उस साइड नहीं जाता है। तो ये वाला ले लीजिए, ये सतह हुआ। ये मान लीजिए यहाँ पे आपतित किरण आई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई, गुजर गई, और ये डाला गया है अभिलंब। ये हो जाएगा आपका, जितना कोण ये आई बना उतना ही कोण ये आर रहा। तो ये नियम पहला नियम का था, लेकिन हमको समझना है परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात, मान लीजिए आई, परावर्तन होने के पश्चात मतलब टकराने के बाद जो किरण जो चमकीले सतह से लौटेगी, वापस लौट आएगी, उन्हीं को बोल देते हैं परावर्तित किरण। ये रही आपकी, ये हुई टकराने के बाद ये वापस लौटी, उनको बोल देते हैं परावर्तित किरण। चलिए नेक्स्ट है आपतित किरण, जो आपको आई हुई जो पहले
किरण आपको दिखाई दिए, जो इंसिडेंट करवाते हैं, जो रे आती है टकराती है, उन्हीं को बोलते हैं आपतित किरण। लाइन में आप परिभाषित कैसे करेंगे उनको अच्छे से देख लिए। प्रकाश की वह किरण जो चमकीले दर्पण से टकराती है, जो लाइट शुरू में आप भेजे हैं जो टकराई है, उसी को बोल देते हैं आपतित किरण। अब आपतन कोण क्या है, आपको पहले भी बताए हुए थे, दिखा दिए, अभी भी फिर दिखा देते हैं अच्छे से, आप देख लीजिए। ये रहा आपका समतल दर्पण, मान लीजिए आप इनको समतल सतह, एक साइड रजतीत किया हुआ, मतलब पेंट किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, पेंट कर, जो कि लाइट पास न करे। इस तरफ हो गया परावर्तक पृष्ठ, जो एकदम प्योर पॉलिश किया रहता है, उस पर लाइट भेजते हैं। आपतन कोण मुझे समझाना कि आपतन कोण होता क्या है। तो आपतन कोण आपका ये हो गया, पहला अभिलंब डाल दीजिए इस पर। ये इंसिडेंट रे जिसको बोल देते हैं आपतित किरण, ये रहा आपका परावर्तित किरण। ये कोण आई है, आई बोल दीजिए, इनको बोल दीजिए आर। तो कोण आई बराबर, इनको आप अच्छे से मिटा लीजिए। आई रहा, देखिए आपतन कोण किनको बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उनको बोल देते हैं आपतन कोण। अब उनको परिभाषित कैसे करते हैं, जो लाइन बोले हैं उन्हीं को अच्छे लाइन से लिख देते हैं, उनको परिभाषित करना रहेगा। तो देखिए कैसे बोल देते हैं, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। पहले माध्यम में आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। लाइन तो यहां से समझ में आता है कि आपतित किरण व मतलब और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उनको बोलते हैं आपतन कोण। तो सर आप बोलिएगा, सर ये ऊपर में जो लिखा हुआ है इस लाइन का क्या मतलब है। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ये लाइन का मतलब ये हो रहा है, कहीं से मान लीजिए सूरज के प्रकाश से रोशनी आ रही है, तो वहां से लाइट आ रही है, तो रास्ते में आपको बहुत सारा कण उन मिलेगा, धूल कण बहुत सारे ढेरे मिलेगा आपको। तो वहां से जो लाइट आती है, जो परावर्तक सतह पे टकराएगी, उस दौरान में बहुत रास्ते में आपको कण विचलित होते हुए आपको मतलब प्रतीत करना पड़ेगा या एहसास करना पड़ेगा आपको। तो लाइट तो दिखाई देती नहीं कि लाइट आ रही है या किरण आ रही है, तो रास्ते में विचलित होकर जब टकरा जाती है तो एकदम सीधे में टकराता वह मानते हैं अपन। लेकिन रास्ते में एक माध्यम से मान लीजिए वहां सूरज से किरण आई, तो रास्ते में वहां से एक माध्यम, मान लीजिए रास्ते में बहुत सारा मान लो ऐसा जोन मिला होगा उनको। जोन बोलिएगा क्या, ऐसा कि मान लीजिए ज्यादा डेंसर हो गया होगा, मतलब रेयर मीडियम, या ज्यादा बोलिए उनको सघन मीडियम, उनको पास हुए करते हुए मतलब उसमें लाइट विचलित होते हुए आपको आ रही है, किरण विचलित होते हुए आ रही है, उन्हीं को बोल देते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना, मतलब विचलित होते हुए आती है। जब लाइट पड़ जाती है आपतित किरण, तो वहां पे सीधा स्ट्राइक किया या टकराई, तो ये आपतित किरण कहलाती है। तो उनको आपतित किरण और ये अभिलंब के, एक अभिलंब अपन सतह पे डाल देते हैं, उस दोनों के बीच का जो कोण बना उनको बोल देते हैं आपतन कोण। आपको समझ में आ गया होगा ऊपर वाले लाइन को क्या बोल रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन है, पहले भी बता दिए फिगर में कि परावर्तन कोण क्या होता है। जब टकराने के बाद परावर्तित हुई जो किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना उसको बोल देते हैं परावर्तन कोण। फिगर एक बार और बना के दिखा देते हैं आपको, ले लीजिए, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ये मान लीजिए एक साइड पॉलिश कर दिए, ये परावर्तक सतह हो गया या पृष्ठ बोल सकते हैं। एक अभिलंब डाल दीजिए, ये रहा आपका आपतित किरण, इसके साथ अभिलंब के साथ बनाए आई कोण। यहां से टकराने के बाद एक रिफ्लेक्ट हो गया जिसको बोल देते हैं परावर्तित कोण या परावर्तित हो गई। तो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इस दोनों के कोण में, इस दोनों के बीच जो कोण बना उनको बोल देते हैं परावर्तन कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा।
ये क्या हो गया भैया? तो ये हो गया आपका परावर्तन कोण, आप समझ गए होंगे। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण पर पड़ती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर ये वाले बिंदु, इस पर आपतित किरण पड़ेगी या टकराई, जहां पर पड़ी उस बिंदु को ही नाम दे देते हैं आपतन बिंदु। पूरे घटना आपतित किरण, परावर्तित किरण, लंब, इसी पर टोटल होता है। लंब डालेंगे तो ये इसी पॉइंट पे, इसी बिंदु पर एक अभिलंब डालना है। अभिलंब मतलब एकदम 90 डिग्री होना चाहिए, सतह से बनाना चाहिए। अब जब एक बिंदु आपको पता चल गया, उस पे आप आपतित किरण करवा दिए, बिंदु मिल गया तो अभिलंब डाल दीजिए, वहां से परावर्तन करवा दीजिए, तो आपका एक फिगर भी बन जाएगा, आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। अगला पॉइंट है दृष्टिपात कोण, ग्लेजिंग एंगल। ये क्या होता है? परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को दृष्टिपात कोण कहते हैं। ये लाइन बहुत बारीकी से समझना है कि दृष्टिपात कोण, ग्लेजिंग एंगल किसको बोलते हैं। परावर्तक सतह कौन सा था, आपको दिखा देते हैं। बिना फिगर को तो समझ में आएगा नहीं, ऐसे ये वाला लाइन जल्दी समझाते नहीं रहते हैं कोई। अब देख लीजिए, ये रहा आपका समतल प्लेन है एक किरण डाल दिए, आपतित किरण, जिसका कोण आई था। ये रहा परावर्तित किरण जिसका कोण आर रहा। अब बोलिएगा सर इसमें दृष्टिपात कौन सा है? तो परावर्तक सतह कौन हो गया? इस साइड वाला, इस तरफ का पॉलिश किया हुआ रहता है, इस तरह का जिधर लाइट बोल टकराते हैं उनको बोल देते हैं परावर्तक सतह। मतलब इधर लाइट पास करवाए तो उनको बोलिए परावर्तक सतह। आपतित किरण, ये वाला रही आपतित किरण, तो इस तरफ का जो कोण बनेगा परावर्तक सतह का और ये किरण आपतित किरण का, तो उन दोनों कोण, उन दोनों के बीच के कोण को बोल देते हैं दृष्टिपात। अब मान लीजिए एक सतह ये भी है, इस पर एक आपतित किरण गई, ऐसे करके एक रिफ्लेक्ट हो गई, तो इनको एक, ये आपतित किरण गई और इस सतह के बीच का जो परावर्तक सतह था उस दोनों के बीच के कोण को बोल देते हैं अपन ग्लेजिंग एंगल या दृष्टिपात कोण। मतलब सीधा सीधा एक लाइन में बोला जाए तो ये एंगल इंसिडेंट वाला जो आपतित किरण का और अभिलंब के बीच का छोड़ के जो उधर का एंगल बनेगा सतह से, जो बनाएगा परावर्तक सतह से, उनको बोल देते हैं दृष्टिपात। अब मान लीजिए कि ये वाला रहा, ये वाला एंगल हो जाएगा दृष्टिपात, और उधर से सतह से और तरफ से एंगल बन सकता है इंसिडेंट का, वो वाला भी हो जाएगा दृष्टिपात। लेकिन ये वाला है अभिलंब और आपतित किरण को छोड़ के, इसको छोड़ के ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण। इनको छोड़ के जो कोण बना है वो हो जाएगा दृष्टिपात कोण। चलिए, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं। अद्भुत मतलब होता है कि आप अद्भुत, अचानक सा कोई भी चीज घटना है अद्भुत, जो कभी देखे नहीं रहते हैं, एहसास भी नहीं होता है, उनको बोल देते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, इनको बोल देते हैं अद्भुत घटनाएं। और सामान्य होता है जो जनरली होते रहता है कि सही में कैसे होते रहता है, तो उनको बोल देते हैं सामान्य घटना। तो ये क्या क्या होता है ये सब देखिए। जीवन लाइफ में प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ समान एवं अद्भुत परिघटनाएं होता है जो निम्न है, बहुत सारा होता है। ये क्या है? बहुत सारे, ये वाला दे, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सही बात है, आप अपने दर्पण के सामने में खड़े हो जाइए, आप वहां पे खड़े हो जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा, वो आपको सामान्य, आपको लगता है कि सामान्य घटना होता है, लेकिन अद्भुत घटना है। देख ली भाई कैसे बन जाता है प्रतिबिंब। तो आपको शुरू से बता रहे हैं परावर्तक सतह के कारण पर टकराए, वस्तु पर टकराई, मान ली कहीं से लाइट आ रही है, आप पे टकराई, आपसे टकराने के बाद सतह पर टकराए, वहां जाके पीछे में जाके इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, इनको बोल देते हैं अद्भुत घटनाएं। सब प्रतिबिंब बना हुआ है। तारों का टिमटिमाना, अब तारों का भी टिमटिमाते रहता है, वो ये भी अजीब सा घटना लगता है, इसको बोल देते हैं अद्भुत घटना। इंद्रधनुष का सुंदर रंग दिखना, ये भी परावर्तक और अपवर्तन का खेल है, जो आगे जाके चैप्टर ही आएगा उनमें भी बता देंगे आपको कि ये होता है ये सब कैसे। लेकिन ये सब घटना आपको जानना चाहिए कि ये सब भी घटना होता है। किसी माध्यम
द्वारा प्रकाश का मोड़ना। अब मान लीजिए लाइट जा रही है, बीच में शीशा आ गया, ग्लास। अब वहां पे ग्लास क्या, जितना लाइट आप, जितना रोशनी तागड़ा रहता है, जितना मतलब इंटेंसिटी का रहता है, जितना तीव्रता रहता है, शीशा के टकराने के बाद उतना तीव्रता नहीं रहता है। जो लाइट पास कर जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, थोड़ी उसकी कम हो जाती है। तो वही सब होता है, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना। प्रकाश भी जिस सीधा में जाना चाहिए उस सीधा में नहीं जाता है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम हो जाए तो अपना लाइन से विचलित हो जाती है, वो माध्यम के कारण से हो गया। अगला देखिए, वस्तु, ऑब्जेक्ट, जिसको अपन बीम भी बोल देते हैं चैप्टर में। वस्तु या बीम, इंग्लिश में बोलना है तो ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं? वस्तु दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक वस्तु किसको बोलेंगे, काल्पनिक वस्तु किसको बोलेंगे? ऐसे बिंदु जहां से किरण पुंज वास्तव में फैलती या अपसरित होती है उनको बोल देते हैं वास्तविक। जैसे एक समतल दर्पण ले लीजिए, देखिए आप, ये समतल दर्पण है, ये समतल का परावर्तक सतह हो गया, ये पॉलिश किया हुआ, रंजित किया हुआ सतह है। इस साइड से अच्छे से फिगर में आपको समझा दे रहे हैं, देख लिए। ये वाले एक अभिलंब डाल दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में डाल देते हैं, वो नाम दे देते हैं, जिनका डाल देते हैं आप लोगों को। ओ ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है या प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से एक सोर्स तरह का काम कर रहा है, एक लाइट की तरफ काम कर रहा है। आप बोलेंगे सर लाइट कैसे है? ये लाइट ऐसी नहीं है, कहीं से उन पे किरण पड़ रही है, वहां से टकराने के बाद, ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वहां से लाइट परावर्तित हुई, वो वाला होता है, इसलिए सोर्स मान लेते हैं उनको, या स्रोत मान लेते हैं। तो यहाँ से एक लाइट, या देखिए बहुत तरह निकल सकता है परावर्तित टकराने के बाद। तो एक इधर आप पास करवा दिए समतल दर्पण पे, आप इधर एक पास करवा दीजिए, तो टकराने के बाद अब परावर्तन का नियम काम करेगा। मान लीजिए आपतित किरण गई, ये परावर्तित हो गई, ये आपतित गई, परावर्तित हो गई। तो टकराने के बाद जो हकीकत में टकरा के वापस चलिए, उनको बोलते हैं हकीकत में, सच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, काल्पनिक नहीं है, सच में है, उनको बोल देते हैं वास्तविक। ऐसे बिंदु जहां से किरण पुंज, मतलब ढेरे सा किरण पुंज, मतलब एक से ज्यादा किरणें, लाइट निकल रहे, एक से ज्यादा, एक है, दो है, दो हो गया तो मतलब किरण पुंज हो गया, या अपसरित हुई दिखाई देती है, अपसरित हुई या फैलता है उनको, तो उनको बोल देते हैं वास्तविक। अपसरित मतलब, अभिसरित मतलब होता है यहाँ पे आके कन्वर्ज होना, लेकिन अपसरित मतलब होता है वहां से निकलना, जिसको बोलते हैं फैलना। यहाँ से निकली, यहाँ से किरण निकली, वहां से टकराने, सतह से टकराने के बाद चली जाएगी। तो जाके कहीं पे एक और चीज रख दीजिएगा, अगला दर्पण, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि कितना मतलब इमेज आपका कैसे बन गया। तो आपका ये समझ में आ गया वास्तविक वस्तुएं। अगला है काल्पनिक वस्तुएं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, जिनको बोल देते हैं आभासी भी वस्तु बोलते हैं। याद रखने के लिए एग्जाम सब में कभी आभासी लिखेगा, कभी काल्पनिक लिखेगा, इंग्लिश में तो जानता ही है, एक है इमेजिनरी। ऐसे बिंदु जहां से किरण पुंज अभिमुख या संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत हुई मतलब कि हकीकत में नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेकिन हकीकत में नहीं है, वहां पर आपको प्रतीत दिखाएगा। एक दर्पण सतह लीजिए, इस साइड आपको दर्पण दिखाई देगा, दर्पण के इस साइड एक ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ से लाइट तो पास कर, मान लीजिए कहीं से लाइट आ रही है, आके टकराई, ऐसे टकराने के बाद यहाँ पर गई, यहाँ से भी टकरा के एक, अब बोलेंगे सर ऐसे आई, तो ऐसे क्या, परावर्तन का नियम, ऐसे आपतित किरण आई, एक अभिलंब डाल दीजिए, ये कोण आई बना, कोण आर रहा। इधर भी वाला ले लीजिए, इधर का कोण आई रहा, तो कोण ये आर हो जाएगा। तो आपतित किरण, कहीं से किरण आई, टकराने के बाद ऐसे जा गया, तो अपन पीछे की ओर लाइन बढ़ाते हैं, तो जहां पे प्रतीत हुई एहसास होता है, तो इससे पता चलता है ये लाइन कहां से आई। मतलब सीधा सीधी यहाँ पे वस्तु था, इमेजिन करते हैं, काल्पनिक में सोचते हैं कि वस्तु यहाँ पे था, ऐसे लाइट आ रही थी, ऐसे करके, लेकिन बीच में तो एक सतह है जो कि इधर लाइट तो जाने नहीं देता है, ये सतह से टकरा के वहां चल गई, ये सतह टकरा के वहां पे चल गए। तो यहाँ पे काल्पनिक वस्तु है, जिसका मतलब कि रियल में वस्तु यहाँ पे मतलब कि प्रतिबिंब बन गया, रियल में बोले तो वास्तविक में, जबकि इसमें वास्तविक में था, तो वास्तविक में ही वस्तु इमेजिन उसका बनेगा, इमेज बनेगा। चलिए, उम्मीद है कि ये लाइन समझ में आ गया होगा। वास्तविक वस्तु क्या होता है, काल्पनिक वस्तु क्या होता है।
अगला नेक्स्ट पॉइंट, अब जो कोई वस्तु लिए है किसी दर्पण के सतह के सामने, तो वस्तु या बीम, आप खड़े होंगे, लाइट पड़ेगा तो आपका इमेज बनेगा, उन्हीं को बोलते हैं प्रतिबिंब। जो ये प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में, यह प्रतिबिंब क्या होता है ये आपको समझा दे रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, पहले लाइन समझ लीजिए, इसके बाद क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, पहले से बोल रहे हैं दर्पण दर्पण बार बार बोल रहे हैं, समतल दर्पण का भी चल रहा है, आपको आगे गोलीय में जाएंगे तो अवतल उत्तल ये सब है, बाद की बात है, अभी समतल में डिटेल में समझ लिए, तब फिर गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे। तो लिखा हुआ है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण, अब दर्पण कहाँ से लाएंगे, आप अपना घर में देख लीजिए, समतल दर्पण रखा हुआ है, सामने रखते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह पर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगी। वो सही बात है, लाइट टकराने के बाद फिर हमारे आंखों पर पड़ेगी, जिससे हमें वस्तु की आकृति पता चलता है, दिखाई देता है। इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब सीधा सीधी आप अपना दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, तो आपको इमेज बोले तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये कैसे दिखाई देता है देख लीजिए ना आप, कहीं से लाइट आ रही है, तो लाइट आई तो आपके एक वस्तु मान लीजिए आप अपना उनको, तो वस्तु पे कहीं से लाइट आई टकराने के बाद, अब यहां से जो टकराने के बाद जो निकला लाइट, तो आपतित मान लीजिए, अब लाइट शीशा पे टकराई, अब टकराने के बाद जो अपने आंख पे पड़ेगी या अपने शरीर पे पड़े, तो पूरा का पूरा इमेज, हर एक लाइन बिंदु का आपको आपतित किरण गई, परावर्तित होके अपने आंख पे या चेहरा पे कहीं और जाके जा रही है। जितना टोटल हर एक लाइट, जितना आपका मिरर बड़ा रहेगा उतना परावर्तित किरण होगी, जितना छोटा रहेगा उतना ही आपका इमेज बनता है, मतलब उतना ही लाइट को आपको परावर्तित कर रही है। आपतित जितना ही होगा आपतित, तो वहीं से उतना ही परावर्तित हुआ। तो इस तरीका से जितना आपका लाइट दर्पण पर पड़ेगा उतना ही आपका इमेज बनेगा, वही होता है प्रतिबिंब। जो एग्जाम सब में इतना लाइन लिखने पर आपको नंबर मिलेगा, लिखेंगे जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने में रखते हैं, तो वो वस्तु के चलने वाले प्रकाश किरणें दर्पण के तल में परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब देख लीजिए, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें वस्तु दो प्रकार के होते थे, वास्तविक वस्तु, काल्पनिक वस्तु। इसमें भी प्रतिबिंब, अब भाई प्रतिबिंब भी बनेगा तो दो प्रकार का बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक में, जिसको वास्तविक को बोलते हैं रियल इमेज, काल्पनिक को बोलते हैं वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। अब काल्पनिक को आभासी भी बोलता है, तो ये आप याद रखिए, काल्पनिक जब भी एग्जाम में आए, काल्पनिक क्या है या आभासी आए, तो दोनों का मतलब एक ये होता है। आभासी से ये मतलब होता है कि आभास होता है, हकीकत में वास्तविक में होता नहीं है। तो याद रखना होगा, दो टाइप का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आभासी प्रतिबिंब, ये होता क्या है। चलिए समझाते हैं आपको। वास्तविक प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। भाई सीधा सीधा लाइन ये बोल रहा है, आप वास्तविक प्रतिबिंब वही होगा जो कहीं से लाइट आ रही है, आपका प्रतिबिंब इमेज बना, तो वो पर्दे पर उतारा जा सकता है, उनको बोल देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि इनका विशेषता गुण क्या है, यह उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। इसमें आपको एक लाइन आवर्धन हो सकता है मे भी नहीं पढ़े होंगे, तो इसका मतलब समझा देते हैं, आगे जाके आवर्धन के बारे में भी पढ़ना है कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन ये होता है कि जितना बड़ा आपका वस्तु रहा उसका इमेज भी बना, इमेज प्रतिबिंब भी बनेगा आपको। तो प्रतिबिंब बटे बिंब का हाइट, मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर का ले लीजिए, आपका प्रतिबिंब भी बना, कुछ इमेज मतलब बना कितना, 2 सेंटीमीटर का ही, उसके बराबर समान का ही बने, या उससे बड़ा बना या इससे छोटा बना, जो भी बने, उनका हाइट लेकर वस्तु के हाइट से भागा दीजिएगा, मतलब डिवाइड कर दीजिएगा, जो आपको वैल्यू आएगा उसी को बोल देते हैं आवर्धन। वो वाला वैल्यू आपको वास्तविक प्रतिबिंब में ऋणात्मक मिलेगी। जो बोलेंगे सर कैसे, जबरदस्ती रट ले क्या, जबरदस्ती नहीं रखना है, फिलहाल याद रखना है,
उसका प्रूफ मिलेगा आगे। नेक्स्ट लेक्चर सब में आती जाएगा, लेक्चर बढ़ते जाएगा तो आपको दिखाई देंगे कि आपको आवर्धित ऋणात्मक कैसे होती है, ये सभी समझ में आपको आ जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट है, विशेषता 3 गो होता है, याद रखने योग्य बात है। ये जब भी प्रतिबिंब बना कौन सा वाला में, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब, जस्ट उसका उल्टा अपोजिट रूप में लिख लीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उनको वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनका विशेषता गुण क्या क्या होता है आभासी प्रतिबिंब का, ये उसमें उल्टा होता था, इसमें सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका आवर्धन धनात्मक होता है। बोले हुए थे आवर्धन क्या होता है, तो उसमें ऋणात्मक हुआ था, इसमें धनात्मक होगा। ये भी बात आपको समझा देंगे आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर सब में कि कैसे धनात्मक कैसे ऋणात्मक होता है, थोड़ा सबर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 4 बोर्ड लेवल के लिए, जो एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो आना ही होगा इसको, इस क्वेश्चन को जैसे है ऑब्जेक्टिव में ही इसी में से पॉइंट उठा के देगा लेकिन आना है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर आपको दिखा दे रहे, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में बिंदु पर मिलता है। भाई कहीं से लाइट आ रही है और लाइट आके कहीं पे टकराएगी या मिलेगी तो वास्तव में मिलेगी, मतलब प्रतीत करने वाला बात नहीं है, वास्तव में दोनों लाइन कट किया, वहां पे जो इमेज प्रतिबिंब बनेगा उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये पहला लाइन है। उसी को आभासी प्रतिबिंब में भी ले लीजिए, जो नीचे में दिया हुआ है, ये प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। उसमें वास्तव में एक बिंदु पर मिलेगी लेकिन उसमें प्रतीत हुई आपको, ऐसा जैसे डॉटेड लाइन करके दिखाए थे वो वाले होते हैं प्रतीत होना। तो ये हो गया इसमें प्रतीत, नामे है आभासी या काल्पनिक, तो प्रतीत होना है, इसमें हकीकत में वास्तव में लाइन कटेगी मिलेगी, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, मिलना कटना जो भी है, तो इसको बोल देते हैं वास्तविक, इनको बोल देते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा लाइन उसी का जस्ट पहला याद रख रहा है तो सेकेंड वाला भी याद रहेगा। ये सदा उल्टा बनते हैं तो ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसमें, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में। अगला पॉइंट, ये दर्पण के आगे बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। कितना सुंदर बढ़िया लाइन, चारों लाइन याद रहेगा। मतलब पहला लाइन ये बोल रहा है ये वास्तव में एक बिंदु पर मिलेगी, ये वास्तव में बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा लाइन ये सदा उल्टा बनेगा, ये सीधा बनेगा। तीसरा लाइन इसे पर्दे पर प्राप्त करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चौथा लाइन है ये दर्पण के आगे बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। शायद उम्मीद है कि याद ही हो गया होगा ये वाला लाइन, और ये लाइन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, जैसे करके आना है आएगा। नेक्स्ट है दर्पण। अब दर्पण क्या है, जो दर्पण अपन सामने में देखते हैं, दर्पण बहुत सारा प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, पहला तो आप देखे ही होंगे दर्पण अपन जिसमें चेहरा देखते हैं, वो वाला तो जानते हैं, वो समतल है कि होता है, क्या है, गोलीय है, क्या है, नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा कौन सा दर्पण है। पहले ये जान लीजिए कि दर्पण होता क्या है। यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। मतलब जिधर से आप चेहरा देखते हैं तो कितना समतल रहता है, 1% भी आपको 0 पॉइंट पर से आपको उभरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन रहता है। आप माइक्रोस्कोप से देखिए, हाई लेवल के कंसेप्ट का बात कीजिए तो माइक्रोस्कोप से आपके देखें तो बहुत उभरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अपन नंगे आंख से देखते हैं तो आपको एकदम प्लेन दिखाई देता है। जो पॉलिश किया हुआ सतह रहता है उनको बोलते हैं परावर्तक सतह या पृष्ठ, जो अपने सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब है। आप सामने कोई वस्तु रखिए तो आपको ऐना में या दर्पण में आपको दिखाई देगा वस्तु कहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जितना नजदीक रखिएगा उतना आपको नजदीक प्रतिबिंब दिखाई देगा, जितना दूर रखिएगा उतना दूरी आपको दिखाए। नहीं हुआ तो आप ट्राई करिएगा ऐना के सामने या दर्पण के सामने में रख के, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है दर्पण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा भाई, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, बेलनाकार दर्पण।
समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, बेलनाकार दर्पण सिलिंड्रिकल मिरर। अब समतल दर्पण जितना भी एग्जाम्पल ऊपर का ले रहे थे सब समतल दर्पण में करवा रहे थे, वैसा घटना सब गोलीय दर्पण में भी होता है, बेलनाकार दर्पण है। लेकिन अपन सिलेबस में 10th लेवल पे इस दोनों समतल और गोलीय दर्पण के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा एग्जाम में आता है। सिलिंड्रिकल थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, तो इनको छोड़ के चलते हैं। लेकिन कोई पूछ दिया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, बेलनाकार, जिसको बोलते हैं सिलिंडर। सिलिंडर मतलब आप बेलना देखे होंगे जिनसे रोटी बेलते हैं, या सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर के नाम पे रख दिया सिलिंड्रिकल, जिसमें आप गैस भरा के खाना वाना बनाते हैं। वो सिलिंड्रिकल आकार का कैसे रहता है, लंबा सा गोला सा, तो इनको बोलते हैं बेलना आकार या सिलिंड्रिकल। वो भी मान लीजिए कि सतह ये शीशे की तरह रहता है, एक तरफ पॉलिश कर देते, एक तरफ ऐसे ही छोड़ देते, तो उसमें भी आप अपना चेहरा देख सकते थे, तो वो वाला होता है। वो ज्यादा हाई कंसेप्ट का लेवल का चीज है, तो बेलनाकार, इसलिए तो 10th सिलेबस में नहीं रखा है। बेलनाकार को ज्यादा डिटेल में पढ़ना, इसीलिए दो वो है, समतल और गोलीय दर्पण को ज्यादा डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट, अब क्या है, जो तीनों है तो तीनों को तो अच्छे से समझना होगा कि समतल दर्पण क्या है भाई, गोलीय दर्पण क्या है। अब बेलनाकार के बारे में तो बोले तो बाद का चीज हो गया, नेक्स्ट लेवल में हाई लेवल में तो पढ़ना तो दो ही वो है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो पहला देख लीजिए, समतल दर्पण प्लेन मिरर क्या होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होता है। परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो या समतल दर्पण कहलाता है, समतल। तो भाई आप अपने दर्पण को ले लीजिए, पहला जहां पे चेहरा देखते हैं उसी पर आप ऑब्जर्व करिए, मतलब देखिए, तो आपको पता चल जाएगा परावर्तक सतह मतलब जिसपे लाइट पड़ती है तो वो एकदम सीधा रहता है, प्लेन रहता है, और सपाट रहता है। सपाट का मतलब ये होता है प्लेन, एकदम सपाट, उसमें कुछ उभरा खुबरा हुआ आपको नंगे आंखों से नहीं दिखाई देगा। उन्हीं को तो बोल देते हैं समतल दर्पण, जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, उनको बोल देते हैं समतल। फिगर में देखना है आपको, चित्र में देखना है तो देख लीजिए अच्छे से। इनको बेहतर तरीका से आपको पेन और कॉपी पे बनाना हो तो ऐसे आप बना सकते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, प्लेन एक सतह का इस साइड का आपको देखिए परावर्तक सतह है, जो सामने का भाग हुआ, इसमें इमेजिनेशन करके कंप्यूटर से बनाया गया है, जिसमें आपको पेन कॉपी से बनाना हो तो ऐसे समतल दर्पण बना सकते हैं। देखिए इस साइड का एकदम सामने वाला भाग, उधर कुछ उभरा खुबरा नहीं है, लेकिन पीछे का ऐसे ऐसे बताने का मतलब ये होगा कि इधर पॉलिश किया हुआ है, कुछ पेंट से पेंट कर दीजिए, जो आप लाइट भेजिएगा उस साइड लाइट जाएगा नहीं, उसी को बोल देते हैं प्लेन मिरर या समतल दर्पण बोल देते हैं। जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस साइड का हो गया, आपको परावर्तक पृष्ठ ये लिखा हुआ है, इस तरफ का हो जाएगा पॉलिश किया हुआ। पॉलिश में भी दो तरह, एक होता है अच्छे से साफ करना है, एक होता है पॉलिश पेंट वाला पॉलिश कर देना, जिसको बोलते हैं इस तरफ का लाइट इस तरफ ना जा सके। तो आपको अच्छे से और ऑब्जर्व करना है तो आप अपने घर में दर्पण को ले लीजिए, उनका खोलसा ऊपर वाला हटाइएगा, आपको हटाइएगा तो आपको दिखाई देगा पीछे में पेंट किया हुआ दिखाई देगा, एक साइड बिना पेंट किया हुआ दिखाई, जिधर पेंट किया रहेगा उस साइड देखना। ऐसे करके आप बना दीजिएगा कॉपी में, समझ में आ जाता है पेंट किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। इस तरफ का पॉलिश ऐसे किया हुआ है, एकदम सामने वाला भाग जो एकदम पूरा प्लेन हो, सीधा हो, कुछ नहीं होना चाहिए, इसको बोल देते हैं परावर्तक। मतलब इस तरफ लाइट टकराएगी परावर्तित हुई, तभी तो हमको इमेज दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगी, या मेरा अपना प्रतिबिंब बनेगा। इनको बोल देते हैं समतल दर्पण का आरेखीय निरूपण। आप पॉज करके इनको आरेखीय निरूपण कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, अगला, अब दर्पण समतल दर्पण है भाई, इनका गुण क्या क्या होता है, विशेषता क्या क्या होता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, कैसे ये भी समझाते हैं आपको कैसे होता है। पहले आप पॉइंट चारों, 4 गो है 5 गो जो भी है, जितना पॉइंट है आप देख लीजिए, लेकिन हर एक को आपको डिटेल में है। अनंत दूरी मतलब ये होता है कि इसकी फोकस दूरी अनंत कैसे हुई, सीधा सीधे आपको समझा ही देते हैं। मान लीजिए एक वृत्त रहा, इसका सेंटर यहां पे है, तो ये टेढ़ा वक्र रेखा में रहेगा तो इनका पता चल जाता है कि केंद्र कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच में रहेगा उसका केंद्र है। इसी में से आप एक थोड़ा सा पार्ट काट लीजिए,
तो इस पार्ट का बीच का लाइन आपको क्या दिखता है? वक्र नहीं देखा। और छोटा सा पास में लाइन काटिएगा तो आपको इतना दूर का लाइन सीधा दिखाई देगा। तो ये वाला लाइन आपको सीधा दिखाई देगा। मान लीजिए ये वाला, तो ये छोटा सा लाइन वाला को तो बोल देंगे इसमें का इसका सेंटर है। कहा सेंटर है? तो ये मान लीजिए कि इस वृत्त का है तो इसका तो बोल दीजिए कि यहाँ पे है। मान लीजिए बहुत बड़ा दीवार रहेगा, वो भी दीवार कहीं से तो बहुत बड़ा वृत्त का तो लाइन रहा होगा। तो बहुत बड़ा वृत्त का कहाँ सेंटर होगा? बहुत बड़े दूर पे जाके होगा। मतलब बहुत दूर पे जाके उनका केंद्र रहा तो उनका फोकस दूरी उस दोनों के बीच में होता है, तो उनका फोकस दूरी भी अनंत में होगा। तो आपको नग्न आंखों से या सीधा सीधी लाइन में बोलते हैं समतल दर्पण का केंद्र जो रहेगा वो भी किसी गोलीय पार्ट का या गोलीय वृत्त का किसी का तो रहा होगा, उसमें से एक टुकड़ा ले लेते हैं। तो उनका जो सेंटर बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, वो बहुत दूर होगा। तो उनका भी वक्रता क्या लिखा हुआ है? फोकस दूरी और केंद्र और एफ के पी के बीच का है, जो आगे बता देंगे कि फोकस दूरी होती क्या है। यहाँ पे फोकस दूरी आपको पता नहीं चल रहा होगा, जैसे कि आपको बताया। मान लीजिए इस दोनों का ये सी है, ये मान लीजिए दर्पण आता है, इस दोनों के बीच में आर आता है या एफ आता है, इसको बोल देते हैं वक्रता त्रिज्या, इनको बोल देते हैं कहीं पे बीच में एक बिंदु कोई पॉइंट लीजिए, उनका होता है फोकस दूरी। तो वैसे भी जो मान लीजिए जब केंद्र बहुत दूर है, जो अनंत रहेगा, तो उनका बीच का भी क्या रहेगा? अनंत ही रहेगा। तो ये होता है उनकी फोकस दूरी अनंत होना। अगला पॉइंट दिया हुआ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है समतल दर्पण में। वो कैसे? आप समतल दर्पण सबसे बढ़िया ऐना ही रख लीजिए, दर्पण रख लीजिए। उसमें आप देखिएगा, आप दर्पण में जितना बड़ा है, बहुत बड़ा शीशा मान लीजिए लगा लीजिए घर में, अब जितना हाइट का है उतना ही हाइट को आपको प्रतिबिंब बनेगा। जितना छोटा सा वस्तु उनके सामने में रखिएगा, दर्पण के सामने में, उतना ही वस्तु बड़ा आपको उतना ही साइज का दिखाई देगा। तो वही लाइन है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में। ये गुण है, विशेषता है। तीसरा नंबर लाइन में है वस्तु वास्तविक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। सही बात। जैसे कि वस्तु सच में आप वास्तव में दर्पण के सामने में वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक बनता है। हकीकत में थोड़ी ना वस्तु आप उनको उठा कर थोड़ी ना ले आएगा, तो वो काल्पनिक बनता है। यदि वस्तु काल्पनिक हो तो वस्तु नहीं, प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे ये वाला लाइन आप बता दे रहे हैं इनको। जब भी राइट डाउन करना हो पॉज करके आप लिखिएगा तो यहाँ पे इमेज लिख लीजिएगा वस्तु के जगह पे, उनका इमेज या वस्तु प्रतिबिंब लीजिएगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, मतलब वस्तु काल्पनिक ही है तो उनका प्रतिबिंब वास्तविक है। बोलेंगे सर ये कैसे होता है? ये थोड़ा आगे ये भी कंसेप्ट है, इसमें रेउ डायग्राम का चर्चा है, डायग्राम बता देंगे आपको, नेक्स्ट आएगा तो सब डायग्राम का खेल है। ये वस्तु यदि काल्पनिक रहा तो वस्तु ये इमेज वास्तविक कैसे होगा, ये डायग्राम से बनता है, आपको डायग्राम बता देंगे। अगला पॉइंट है यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर हो तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यही बात हो गई, जितना शुरू से बोल रहे हैं समतल दर्पण या अपना दर्पण के आगे में रखिए, जो चीजें साफ होता है वही चीज तो लाइन में लिखा हुआ है। मतलब आप दर्पण के जितना नजदीक जाइएगा आपको दिखाई देगा, उतना ही नजदीक आपको प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। आप जितना दर्पण से दूर भागिएगा तो आपको लगेगा कि हम उतना ही, मेरा प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे लगेगा, उतना ही दूर जा रहा है। ये सब काल्पनिक में होता है। तो आपको ये लाइन आपको एहसास करवा दिया, आपको नहीं होता है विश्वास तो आप क्या कीजिए, दर्पण को सामने के पास खड़े हो जाइए। अब जितना नजदीक जाइएगा उतना आपको नजदीक देखेगा, आप अपना देखेगा प्रतिबिंब बना। जितना दूर जाइए आपको लगेगा ऐसा उतना ही दूर जा रहा है मेरा प्रतिबिंब। यही चीज फेनोमेनन का लिखा हुआ है। तो लाइन यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, डायग्राम में देख लीजिए, आपको डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये थोड़ा लाइन में अटपटा है, थोड़ा यहाँ पे डाल लीजिए, आपको फिर से बता दे रहे हैं अच्छे से। इस लाइन को आप कट कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है वस्तु, या लिखना है प्रतिबिंब,
यहां पे लिखना है आपको प्रतिबिंब। मतलब सीधा सीधी ये बोल रहा है भाई सही बात है, आप दर्पण इधर रचित किया हुआ है, इधर पॉलिश पेंट कर दिया है, तो सामने वाले भाग में वस्तु होता है, और उस साइड जिधर पेंट किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ, उधर मतलब कि प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर के दूरी पर, कितना, 3 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु को रखे, और 2 सेंटीमीटर की हाइट की वस्तु है, तो दर्पण के पीछे जाके उतना ही सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पीछे जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही हाइट का उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ये लाइन से भी पता चलता है कि कितना बढ़िया दिया हुआ है आपको। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे आकार का बराबर हुआ या सामने में रखते हैं तो कितना दूर पे जाके बना, कितना हाइट का बनता है, इस डायग्राम से, इस फिगर से आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट में, यदि वस्तु दर्पण के सामने हो तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। सही बात है भाई, ऐसा तो नहीं होता है ना, दर्पण के आप सामने खड़े होते हैं तो आपका मुंडी जो सर है नीचे आ जाता है प्रतिबिंब, अब पैर जो रहता है वो ऊपर हो जाता है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आप दर्पण के सामने जैसे खड़े होते हैं वैसे ही आपको सेम टू कॉपी वैसे दिखाई दे देता है। वही बात लाइन लिखी हुई है, यदि वस्तु के सामने हो तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आपका हाथ राइट साइड का उधर है तो राइट साइड की तरफ बढ़ेगा, हाँ उधर से आदमी को देखेगा लेफ्ट तरफ का बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप है सेम टू कॉपी आपको इमेज वैसे ही दिखाई देगा, जितना हाइट का है उतना हाइट का ही है। और जैसे सीधा आप खड़े हैं मतलब मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर ही रहेगा, ये नहीं कि पैर ऊपर चला जाएगा। 7वां नंबर पॉइंट है, यदि वस्तु दर्पण के कुछ दूरी पर हो, कुछ दूरी पर हो तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर है। ये तो पिछले वाले लाइन में ही समझा दिए, मतलब यही ये बोल रहा है कि वस्तु मान लीजिए इसके ऊपर वस्तु है, ये वाली दर्पण, अब दर्पण को ऐसे पलट दिया है इसमें, दर्पण वाली ये वाला सतह दर्पण हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला पॉलिश कर दिए, पेंट उंट कर दिए, इस पर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रखे हुए हैं 3 सेंटीमीटर पे, इसका इमेज नीचे पे जाके प्रतिबिंब इनको 3 सेंटीमीटर पीछे नीचे में जाके बन गया। 7 नंबर पॉइंट था। 8 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यदि वस्तु दर्पण के ऊपर हो तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये लाइन कोई ज्यादा बड़ी लाइन नहीं है, उसी में से लाइन में से कुछ निकला हुआ है। यदि वस्तु दर्पण के ऊपर हो तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। सही बात है भाई, ऐसे मतलब कि आप ऐना को नीचे ऐसे करके देखिए, ऊपर में आप अपने दर्पण को ले लीजिएगा, आप उस अपना कुछ चीज, क्या बोलते हैं उसको, एक पेन लीजिएगा, तो पेन जो है उसका नीब देखिएगा, ये पतला वाला भाग आप एक सतह दर्पण पे रख दीजिएगा, इतना ऊपर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का गैप पे रखिएगा, तो आपको ये चीज पहले दिखाई देगा, ये वाला चीज आपको दूर दिखाई देगा। ये लाइन बोलता है उसको, ये यदि वस्तु का ऊपर हो मतलब दर्पण के ऊपर हो तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा उसका दिखाई देता है, यदि ऊपर ऐसे करके सतह को रखिएगा परावर्तन सतह को तो। नंबर पॉइंट है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष पार्श्व प्रतिलोम उल्टा बनता है। अब पार्श्व प्रतिलोम ये क्या होता है, पार्श्व मतलब होता है समांतर। समांतर कैसे हो गया है पार्श्व वाला देख लीजिए, जैसे ये वाला लाइन के का एक दर्पण रख दिया है बीच में, मतलब इसका सतह कोई ये नहीं किया हुआ है, तो मान लीजिए ये वाला लाइन है तो उतना दूरी पर ऐसे है सीधा तो ऐसे सीधा, ये दर्पण की ओर तरफ लाइन जा रही है तो ये वाला आपका के का ये वाला इस तरफ मतलब सतह की ओर जा रही है, ये वाला नीचे तरफ आ रही है तो ये इसी को बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोम। आर का देख लिए, आर जिसका जनरली ये सब रीजनिंग में आप देखे होंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन सब रहता है ऐसे ही दिया रहता है, पार्श्व प्रतिलोम बनाना रहता है। आ रहा है इतना दूरी पर, दूरी से नाप लीजिए आप, यदि नापना हो तो इतना दूरी पे नाप लीजिए, उतना ही दूरी पे आपको ये लाइन दिखा है। आर इस तरफ है तो आपको इस तरफ उल्टा तरफ, ऐसे है ऐसे है, मतलब ये हो गया जितना दूरी पैरेलल, सब चीज पैरेलल मतलब पार्श्व प्रतिलोम, मतलब इतना जितना आप दर्पण से शीशा से जितना दूरी पर जो चीज है उधर तरफ उतना ही चीज पे आपको, नोकीला तरफ इतना दूरी पर है तो नोकीला वही नीचे वाला इतना ही दूरी पर दिखा रहे हैं, वही होता है पार्श्व प्रतिलोम। अब क्या है, इतना समतल दर्पण जो पढ़े हैं तो समतल दर्पण में भाई उनका भी तो उपयोग होता हुआ, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं समतल दर्पण का, चेहरा देखने में तो यूज कर लेते हैं, और जगह भी कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये तो कॉमन चीज है जो सब जानता है कि समतल दर्पण का अपन चेहरे देखने में यूज करते हैं। और बढ़िया बढ़िया पॉइंट और जगह लगा रहता है जो आपको माइंड में नहीं आते रहता है, लेकिन और जगह देखते हैं
लेकिन अभी दिमाग में नहीं होगा कि कहाँ कहाँ रहता है। देख लीजिए भाई कहाँ। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने में करते हैं या किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। अब सैलून में जाइए, कितना सारा दर्पण लगा रहता है चारों साइड से। ब्यूटी पार्लर गर्ल्स लोग जो ब्यूटी पार्लर जाती है वो लोग देख सकती है कि ब्यूटी पार्लर में चारों साइड कितना है ना दर्पण लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। अब भाई पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप ये होता है, लिखा हुआ है ना, ये प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से लोग पनडुब्बी से बाहर का अवलोकन करते हैं। बाहर लिखा हुआ है लेकिन बाहर लेना, बाहर का अवलोकन। मान लीजिए अपन सेना, नौसेना में जो पनडुब्बी सब जो रहते हैं, पनडुब्बी में जो नौसेना रहते हैं, सॉरी, तो उसमें का सेना मान लीजिए किसी को अटैक करना रहेगा, जैसे जनरली पाकिस्तान का लोग सब अटैक करते रहता है। पाकिस्तान लोग अटैक करेंगे, उनका सेना, लोग सब नहीं, सेना सब अटैक करते हैं। तो अब लोकन का कैसे पता चलेगा भाई? रहता है अंदर में पनडुब्बी। उसमें जो अपना पेरिस्कोप होता है उसमें समतल मिरर का या समतल दर्पण का या प्लेन मिरर का उपयोग किया रहता है उनको। उसमें यूज करते हैं, जो बाहर का अवलोकन करते हैं पनडुब्बी के बाहर कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है, कहाँ है नहीं है, कौन से अटैक कर देगा भाई। कहीं पीछे से माले जा रहे सीधे पीछे से अटैक कर दिया, तो अपन पेरिस्कोप से चारों साइड उसमें अपन नौसेना देखते रहते हैं। इनको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो इनका उपयोग समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप। इसका आभूषण के दुकान में, आभूषण को दिखने के लिए भाई, आभूषण के दुकान में चल जाइए, ज्वेलरी दुकान में जहाँ पे सोना चांदी में, वहां पे देखिए उतना समतल दर्पण कहीं नहीं देखे होंगे लगा हुआ। चारों साइड पूरे दुकान में लगा रहता है भाई समतल दर्पण। तो ये हो जाता है आभूषण के दुकान में, आभूषण को देखने के लिए। ये हो गया इनका चारों उपयोग। ज्यादा उपयोग भाई जो सिंपल डेली लाइफ में यूज देखते हैं वही है। एक था जो नहीं पता होगा पेरिस्कोप में, वो लाइन जान लीजिए कि पेरिस्कोप में किया जाए। और सारा यूज होता होगा, जितना इतना लिख देंगे एग्जाम में सफिशियंट है। 4 को पॉइंट कम नहीं होता है उपयोग देने के लिए, वो भी समतल दर्पण में। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आगे और डिटेल में जो चीज बोले हुए हैं कि आगे जा जाके समझाएंगे वो आगे जाके समझा देंगे। थैंक यू।